Good morning, students. Today, the next chapter आपका बच्चों composition and structure of the atmosphere. इससे पहले हम आपकी सेकंड बुक कर रहे थे, उसमें कुछ एक्सरसाइज रह गया है। तो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को ध्यान से आप देखें। कंपोजिशन यानी जो एटमॉस्फेयर है उसमें किस चीज़ का कंपोजिशन है और स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। कैन ए पर्सन लाइव विदाउट एयर? We eat food 2 or 3 times a day and drink water more frequently, but breathe every few seconds. देखिए जो एयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। दो टर्म होती है बच्चों, एक एयर होती है, एक विंड होती है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, but when the moving air is known as the wind. Air is essential to the survival of all organisms. Some organisms like the human may survive for some time without food and water, but can't survive a few minutes without breathing air. So air is very important. Air is हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बहुत important है. That shows the reason why we should understand the atmosphere in greater detail. Atmosphere is a mixture of different gases and it envelops the earth all around. Atmosphere क्या है? जो अर्थ है उसके चारों तरफ से एक एनवलप बना हुआ है गैसेस का, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस like the oxygen for humans and animals and carbon dioxide for plants. There is an integral part of the earth mass, and the 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the earth surface. यानी 32 मीटर की गहराई तक जो है वो सारा का सारा एटमोसफियर कन्फाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। द एयर इज द कलरलेस, इसका कोई कलरनेस नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, इसका ऑडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली वेर इट फ्लोज। हम तब इसको जो है वो महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टुवर्ड्स द एब्सेंस ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर? क्योंकि ओजोन लेयर है तो ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन जो लेयर है एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब करती अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ द गैसेज, वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल। तीन चीज़ इसके अंदर मेन चीज़, गैसेज है, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल। इनका क्या क्या रोल है, किस प्रकार से इनका कंट्रीब्यूशन रहता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। The proportion of the gases changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be the almost negligible quantity at the height of the 120. जैसे से ऊपर जाते हैं तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। अगर 120 किलोमीटर पर जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगी आपको ना के बाद। Similarly, carbon dioxide and water vapor are found only up to the 90 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो CO2 है और वाटर वेपर है वो भी 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस की, कौन कौन सी गैसेस के अंदर पाई जाती है और उनका क्या रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेट्रोलॉजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपिक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब आती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब जाती है तो ये ओपिक हो जाती है, आउटगोइंग। इट एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट द बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड द अर्थ सरफेस। तो देखिए जो सोलर रेडिएशन आता है, जो इनकमिंग सोलर, जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, कुछ इसका पार्ट रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ऐसे जो है इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस को हिट करते। ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों? जो ग्लास हाउस की हम बात करते हैं, यानी जैसे हम बात करते हैं माउंटेन एरिया, जो हमारे भी कई बार सर्दियों में जो हम सब्जियाँ उगाते हैं तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो हम एक ग्रीन टाइप का जो ग्लास हाउस बना सकते हैं। ग्लास हाउस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप हमारी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी के सारे चीज़ क्लोज है तो उसमें सन रेज आ तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं जाती, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो हमारे यहाँ पर पिछले कुछ सालों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है।
मेन जो रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बढ़ती है? पोल्यूशन से बढ़ती है। इसे पहले पढ़ा हुआ कभी भी भाई, जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, उसको गैसेस निकलती हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो उसकी वजह से जो है वो CO2 इंक्रीज होगी और वो ग्रीन हाउस को फिट करती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो सोलर रेडिएशन जितना आता है उतना ही वापस चला जाता है, लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वापस नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और उसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। The volume of the other gases is the constant, but the volume of the carbon dioxide has been rising in the past few decades, mainly because of the burning of fossil fuels. हमारे जितने भी इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन है, तो उसके जलने के कारण जो है इसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी, वो बढ़ गई पिछले कुछ सालों में। दिस हैज़ आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इसके कारण जो पूरा का पूरा जो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओजोन इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोसफियर फाउंड बिटवीन द 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ओजोन एक लेयर है जो पाई जाती है, और उसमें भी जो है वो इसकी वजह से जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आजकल AC है या रेफ्रिजरेटर, उसमें एक गैस का यूज़ किया जाता है, पहले अब तो नहीं है। उसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर, और उसके कारण उसमें होल हो गए हैं, और होल होने की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पर आ रही हैं, और उससे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसकी जगह अब एक नई गैस आई, इसका नाम है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता भी ओजोन लेयर का क्या रोल है। अर्थ सरफेस and act as a filter and absorb the ultraviolet rays radiating from the sun and prevents them from the reaching the surface of the earth। तो ये ओजोन लेयर का ये था बच्चा। आपको गैसेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आता है वाटर वेपर्स। इसके अलावा भी बहुत गैसेस पाई जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमोसफियर विच डिक्रीजेज विद द अल्टीट्यूड्स। वाटर वेपर्स के बारे में, जैसे वाटर जब इवेपोरेशन होता है तो उसको गैसेस फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार जैसे से ऊपर जाते हैं तो ये ऊंचाई पे जाते हैं तो ये कम होता जाता है। इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम। ये 4% पा जाता है वॉल्यूम के हिसाब से। वाइल इन द ड्राई एंड द कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड कोल्ड रीजन्स, ये वहाँ पर आपको कम मिलेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर इसके लिए सोर्स वाटर वेपर जो है, अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी है वाटर की और टेम्परेचर ठीक ठाक है तो इवेपोरेशन होगा। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो कूल एरियाज में या कूलर रीजन्स में जो है वो टेम्परेचर कम होता है, तो वाटर वेपर आपको कम मिलेगा। इसके इफेक्ट होते हैं, उनको ध्यान रखें। इट में बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। वाटर वेपर आल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इसी प्रकार से बात करते हैं इक्वेटर से कहते हैं, तो ये डिक्रीज होता है क्योंकि वही कारण है कि टेम्परेचर जो है वो रूटीन में कम होता है और पोल्स के ऊपर टेम्परेचर कम होता है। इट आल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ रेडिएटेड हीट। इस प्रकार से जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब करता है जो सोलर रेडिएशन होता है उसको, और इस प्रकार से अर्थ को बचाता है। इट इज दस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट allowing the earth neither to become too cold nor too hot। तो कैसे ब्लैंकेट हम रात में ठंड लगती है तो हम एक कंबल ढक लेते हैं, तो कंबल क्या करता है, उनके बीच में एक लेयर बन जाती है। तो एटमोसफियर जो है इस प्रकार से काम करता है, और इसमें वाटर वेपर डिफरेंट टाइप की जो गैसेज हैं वो उसको अर्थ को जो गर्मी है उसको बनाए रखती है, ना तो उसको ठंडा होने देती है ना उसको गर्म। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हम जैसे कंबल ओढ़ लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यही कारण है। कई बार जैसे देखते गर्मी ज़्यादा है तो फैन चलाते हैं तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द एयर। कई बार तो देखिए को स्टेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए, अगर वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है, जितने भी जो अगर हम बात करते हैं वेदर की कंडीशन में है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेल्स है, ड्यू है, ये सारा का सारा वाटर वेपर की तरह। तो वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये थप का वाटर वेपर, यानी जितनी भी हमारी वेदर की जो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, अगर वाटर वेपर नहीं तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी।
ना ही कोई रेनफॉल होगी, ना ही कोई प्रेसिपिटेशन होगा, जैसे स्नोफॉल है। इस प्रकार से सारे के सारे जो एक्टिविटी वेदर की डिपेंड्स होगा। नेक्स्ट है का डस्ट पार्टिकल। बच्चों आपने देखा होगा कि जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसको बनाने में, जितने भी इस प्रकार की जो वेदर की कंडीशन होती हैं, वेदर की जो घटनाएं होती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। The atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles, which may originate from the different sources that include the sea salt, fine soil, smoke, soot, ash, pollen dust, and the disintegrated particles of the meteors. इस प्रकार के इसके सोर्स भी कहाँ कहाँ से हमको जो है ये मिलता है। डस्ट आती है, हम बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, नेचुरल एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए वोल्केनो हो गया, और कई प्रकार से डस्ट हम इंडस्ट्री में डस्ट करते हैं, मीटरोज पड़ती रहती है, तो उनके कारण जो है इसमें डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं। स्मोक से आता है, फाइन सोल होती है, जो बिल्कुल रेत होता है, वो सी सॉल्ट होता है। इस प्रकार से एयर में कई पार्टिकल ऐसे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, बहुत महीन होते हैं, और इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसमें पाए जाते हैं ज़्यादातर जो है इनका कंसंट्रेशन होता है। जो बिल्कुल स्मॉल पार्ट माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं, थोड़ा सा उनका साइज बड़ा होता है तो नीचे होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी के खिलाफ होती है। Yet the convectional air currents may transport them to great heights. The higher concentration of the dust particles found in the subtropical and the temperate region due to the dry winds. वहाँ पर ड्राई विंड चलती है, इसलिए वहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होगा। जहाँ पर वेदर जो है वो ठंडा होता है तो वहाँ पर कम मिलेगा, तो जहाँ पर ड्राई है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, इस प्रकार से रेत है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आपको मिलेगा। इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन, तो जो टेम्परेट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डस्ट पार्टिकल मिलेगा। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। देखिए हाइग्रोस्कोप क्या होता है, तो वाटर वेपर के साथ डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, यानी क्लाउड की फॉर्मेशन। क्लाउड की जैसे जो वाटर वेपर्स है उसको कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन में जैसे हम बात करते हैं भी ड्यू होती है, फोग होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार की जितने भी ये इसकी दीज आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो ये किसके कारण होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर विच वाटर वेपर कंडेंसिस, इसका जो काम होता है वाटर वेपर इसको कंडेंसिस करता है, यानी इसको कंडेंस यानी चेंज कर देता है वाटर वेपर को, जो है वाटर वेपर को जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज करता है, प्रोड्यूस द क्लाउड्स। उसके कारण जो है वो क्लाउड बनता है। इस प्रकार से फोग बनता है। फोग और क्लाउड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फोग जो है वो अर्थ के नज़दीक होता है, और जो क्लाउड होता है वो थोड़ा सीप होता है। तो ये हमारे तीन चीज़ थे इसके अंदर, आपको बताया गैसेज हैं, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। इनका क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारी जो एक्टिविटीज़ है, रेनफॉल की जो एक्टिविटी है, सारी की सारी जो वेदर कंडीशन है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर। देखिए स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो इसमें हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो बहुत सी डिफरेंट लेयर पाई जाती है, और लेयर की जो कंडीशन है अलग अलग होती है, उनकी अलग अलग होती है, और उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थ सरफेस को जो है वो इस प्रकार से कवर करता है कि एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट का काम करता है, उसको सेफ्टी का काम करता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स विद द वेरिंग डेंसिटी एंड द टेम्परेचर। डेंसिटी इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ज़्यादा डेंसिटी जो पाई जाएगी क्योंकि ग्रेविटी के कारण होती है, एंड द डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड्स, और जैसे ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पर उसकी डेंसिटी जो कम होती है। द कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर even to the 5 different layers depending upon the temperature condition। हमने यहाँ पर इसके 5 जो है लेयर है, अलग अलग जो कंडीशन होती है, इस लेयर की ये विशेषता है, इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले है आपकी ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एग्जोस्फीयर। तो दीज आर द 5 मेजर लेयर। इसमें फिर वो बहुत सी सब लेयर बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हम बात करते हैं तो विदाउट ट्रोपोस्फीयर जो है अर्थ के ऊपर जो है लाइफ नहीं हो सकता, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ट्रोपोस्फीयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
The lowermost layer of the atmosphere, it average height is the 13 किलोमीटर। देखिए इसमें अपनी पॉइंट है, इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज अगर बात करते हैं एवरेज के बारे में आपको बता दूँ, एवरेज हाइट इज द 30 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू ए हाइट ऑफ द 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। देखिए 8 किलोमीटर जो है वो है, अगर हम अबाउट द 18 किलोमीटर देखिए, अगर हम 18 और 8 को प्लस कर देते हैं तो 26 आता है, तो 2 से भाग दे देते तो एवरेज हाइट इसकी 30 किलोमीटर, यानी इक्वेटर पर इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, 18 किलोमीटर होती है, और जो पोल्स है उसके ऊपर जो 8 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज द ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा इक्वेटर को होती है, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। क्योंकि गर्मी पड़ती है वहाँ पर इक्वेटर के आसपास जो है सनरेज जो है फॉल्स वर्टिकली थ्रू आउट करती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर कन्वेक्शन करंट होती है। कन्वेक्शन एक प्रोसेस है, इसे हम बात करते हैं, ये फिजिक्स का मैटर है। कन्वेक्शन क्या होता है कि जब गर्म हो जाती है अर्थ सरफेस से टकराती गर्म हो जाती है, फिर ऊपर उठती है कन्वेक्शन करंट, फिर वो ऊपर जाकर के क्लाउड बनती है, तो क्लाउड के बाद जो बहुत तेज़ रेनफॉल होती है। तो यही कारण है कि जो इक्वेटोरियल रीजन हमारा, वहाँ पर पूरा साल जो है वो एक समान मौसम रहता है, और दोपहर के बाद रोजाना बरसात होती है डेली, तो इसलिए वहाँ पर बहुत हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन करंट्स, दिस लेयर कंटेन द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर। इसमें जो है मोस्टली मैं आपको बता दूँ डस्ट पार्टिकल है और वाटर वेपर इसके अंदर मैक्सिमम पाई जाती है। ऑल चेंज इन द क्लाइमेट एंड द वेदर टेक प्लेस इन दिस। इसलिए मैं सारी की सारी अगर हम बात करते हैं जो सारे चेंज क्लाइमेट में चेंज होता है, वेदर में चेंज होता है, इसी लेयर के कारण होता है। अगर ये लेयर नहीं होती तो ना तो रेनफॉल होती, ना ही और कोई प्रकार की स्नोफॉल होती। इन सारे की सारी जो प्रेसिपिटेशन रहती है दिस स्फीयर ट्रोपोस्फीयर। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट। हम जैसे ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है एट द 165 meter the height. This is the most important layer of the for all biological activities. जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है इस लेयर के लिए, इस लेयर के लिए। द जोन सेपरेटिंग टू द ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए उसके बाद उसको अपर, इसकी जो अपर लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फीयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, यानी जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यानी उसमें ट्रांजिशन सी कंडीशन होती है, कोई चीज़ एकदम चेंज नहीं होती, धीरे धीरे चेंज होता है। इसकी जो लेयर है ट्रोपोस्फीयर जहाँ पर खत्म होता है स्टार्ट होता है, उसके बीच में एक इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट द -80 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट द -45 डिग्री ओवर द पोल्स। वहाँ पर जो टेम्परेचर पाया जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड है इक्वेटर के ऊपर, और पोल्स के ऊपर जो -45 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर हेयर इज द नियरली कांस्टेंट। यहाँ पर जो टेम्परेचर में से वो कांस्टेंट रहता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। इट इज कॉल्ड द दिस कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ द 50 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं, इसमें कोई जो रहता है समताप में, इसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। खास बात इसकी है, वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसी में एक जो लेयर पाई, इसका नाम ओजोन लेयर, मैंने आपको पहले बताया था। ओजोन लेयर के बाद जो अल्ट्रावायलेट रेज को एक नैरो लेयर है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर देती है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस लेयर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड shield life on the earth from the intense harmful form of energy। जो harmful energy आती है उसको दूर कर देते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो मेसोस्फीयर है, इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है इसके अंदर, हर एक की हाइट जो है वो और किस प्रकार से टेम्परेचर जो है कितना पा जाता है, कैसे डिक्रीज होता है, स्टेबल होता है। इन दिस लेयर वंस अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट होती है। इसमें देखिए उसमें कोई चेंज नहीं था, मैंने आपको बताया टेम्परेचर उसमें जो है स्ट्रेटोस्फीयर में इक्वल रहता है, एक समान रहता है, और इसलिए जो लेयर है ये जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उसके लिए स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें शांत वातावरण होता
उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की, तो इसकी जो हाइट 80 किलोमीटर है। इसमें फिर दोबारा फिर जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। Once again, temperature starts decreasing with the increase in altitudes and reaches up to the minus 100 degree centigrade at the height of the 80 kilometer. जो है टेम्परेचर फिर कम हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर, जो इसकी अपर है उसको बोलते हैं मेसोस्पास। मेसोस्पास जैसे ट्रोपोपास इस प्रकार से जमी होती है, तो इस तरह से ये इसकी ट्रोपोपास ट्रोपोपास है। ट्रोपोपास था जैसे उसी प्रकार से उसको बोलते हैं मेसोस्पास। द ट्रोपोस्फीयर इज द लोकेटेड बिटवीन द 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फीयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेसोस्फीयर है, तो ionosphere. The ionosphere is located between the 80 and 400 kilometer above the mesosphere. It contains the electrically charged particle known as the ions. इसके अंदर आयन्स होते हैं, आयन्स की बात करते हैं, and hence it is known as the ionosphere. इसमें एक लेयर, बहुत सी लेयर होती हैं, जैसे D लेयर है, D1 लेयर है, F लेयर है, F1 लेयर है। इस प्रकार की बहुत सी लेयर पाई जाती है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसके ऊपर टिके है। जैसे रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को जो टकराती है और वापस ऑर्बिट कर देती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द लेयर। इस लेयर के द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, टीवी है। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट। यहाँ भी जो है टेम्परेचर के लिए बढ़ जाता है। देखिए टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द हाइट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर अबव द thermosphere, above the thermosphere is known as the exosphere. This is the highest layer, but very little is known about it. Whatever contents are here. Exosphere जो है वो सबसे ऊपर लेयर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोशिश की जाती है कि किस प्रकार की वहाँ पर है, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नॉन अबाउट इट। वट एवर कंटेंट्स, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स पा देते हैं आर देयर। दीज आर एक्सट्रीमली रेयर फील्ड इन दिस लेयर एंड इज ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर सब स्पेस। फिर धीरे धीरे जो है स्पेस में मर्ज हो जाती है। ऑल्दो ऑल लेयर ऑफ द एटमोस्फियर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ओनर्स। Geographers are concerned with the first two layer of the atmosphere. हमारा जो मेन कंसर्न है वो पहले जो हमारे से कंसर्न है। जब बच्चे उसकी लेयर्स के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पर दो टर्म दी गई हैं अपने इसके बारे में, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। द मेन एलिमेंट ऑफ द एटमोस्फियर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज विद इन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ आर द टेम्परेचर। ये इसके एलिमेंट है। टेम्परेचर की बात नहीं करते, टेम्परेचर कहाँ पर कितना पानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा। तो कहीं पर हाई है तो कहीं पर लो है, जिसके कारण जो है एयर मूवमेंट करती है, विंड चलती है। इस प्रकार से बहुत सी प्रेशर बेल्ट बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड। आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा इसके बारे में, थोड़ा सा आपका कम होगा लेकिन एक चैप्टर इसमें आता है। विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, विंड जैसे चलते हैं, ट्रेड विंड है, प्लेनेटरी विंड है या मानसून है, लोकल विंड है। ये सारी की सारी जो है इसके कारण टेम्परेचर के कारण होती है। ह्यूमिडिटी कितनी होती है, यानी अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कई प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और इसके ऊपर डिपेंड करती है कि रेनफॉल कैसे होती है। यानी क्लाउड की जो फॉर्मेशन है ह्यूमिडिटी के ऊपर, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है एयर के अंदर और प्रेजेंट उनका रेशो होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो फिर वो उसमें कंडेंसेशन होता है। इस प्रकार से ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ड्यू का मतलब से ओस पड़ती है तो उसके बाद यानी कंडेंसेशन होता है, यानी वाटर वेपर से जो है वाटर हो जाता है। क्लाउड्स किस प्रकार से, प्रेसिपिटेशन, ये सारे की सारी जो है ये वेदर क्लाइमेट की जो टर्म है। दीज एलिमेंट्स हैव बीन चैप्टर आगे चैप्टर आएंगे आपके 9 और। तो ये सब बच्चों आपका आज का चैप्टर छोटा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखिए डायग्राम को देख सकते हैं आप, ये दिखाया गया है इसके अंदर। सबसे पहला ये ट्रोपोस्फीयर दिखाया गया, फिर ट्रोपोपास दिखाया गया, इसके अंदर स्ट्रेटोस्फीयर दिखाया गया, स्ट्रेटोपास दिखाया गया, मेसोस्फीयर है और फिर मेसोस्पास दिखाया गया, थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर के बाद जो है अगर बात करते हैं एक्सोस्फीयर।
तो इनकी जो हाइट अल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, देखिए इस प्रकार से लगा सकते हैं आप उस डायग्राम में, बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये इस प्रकार से। अब इसमें हमने जो पढ़ा था जैसे ट्रोपोस्फीयर है, तो ट्रोपोस्फीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जो एक्टिविटी है, जो वेदर की है, क्लाइमेट की है, मूवमेंट है, सारे की सारी इसके अंदर होती है। उसके स्ट्रेटोस्फीयर में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, इसको समताप मंडल बोलते हैं, यानी समान टेम्परेचर होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर यहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 80 तक, -80। उसके बाद फिर हम बात करते हैं उसको, इसके अंदर आयनोस्फीयर पाया जाता है। आयनोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो रेडियो वेव है, टीवी वेव है, तो कम्युनिकेशन के लिए जो है आयनोस्फीयर के अंदर आयन होती है और वो रेडियो वेव को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ के फिर उसको टकराती फिर वापस कर देती है। इसके कारण हम जो है जो रेडियो है हमारी आकाशवाणी की बात करते हैं या टीवी में देखते हैं, ये सारा का सारा जो है आयनोस्फीयर के कारण। और लास्ट हमारा एग्जोस्फीयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें हल्की गैसेस पाई जाती है, लाइट गैसेस होती है, इसका जो कंटेंट्स है इसकी ज़्यादा, ये फिर जो है धीरे धीरे जो है वो स्पेस में जो है मर्ज हो जाता है। तो ये था आपका इस प्रकार से। इससे पहले हमने भाई डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। डस्ट पार्टिकल है, गैसेज हैं, वाटर वेपर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गैसेज की बात हम करते हैं तो इसमें और भी बहुत सी गैसेज पाई जाती है, बहुत सी गैसेज, लेकिन मेन जो है वो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। नाइट्रोजन जो है वो 78.4% है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो ये मीथेन गैस, बहुत सी गैसेज पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं किया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर हम बात करते हैं, जितने हमारे प्लांट्स हैं वो हमारी जो एयर है उसके अंदर 78% होती है, तो उससे सारी की सारी वो नाइट्रोजन लेते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वो उनकी ग्रोथ होती है। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो नाइट्रोजन डालते हैं और भी कई प्रकार के हम खाद डालते हैं, तो नाइट्रोजन है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑक्सीजन है वो मैन के लिए, एनिमल्स के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से प्लांट्स के लिए भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो किस प्रकार से वो रोल है, ये आपने मेरे को बता दें कि इसका क्या रोल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है उससे, और उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, तो ड्यू टू द मोर पोल्यूशन, ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपका? बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर। इसके लास्ट की एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें क्या मिलता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज में दिया गया इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज द मेजर पोर्शन ऑफ द, इसमें देखिए मेजर जो पोर्शन है वो नाइट्रोजन में आपको होता है। एटमोस्फियर लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, ये ट्रोपोस्फियर है, इस पर आपका ये आपका नाइट्रोजन, और ये आपका है ट्रोपोस्फियर। सी साल्ट पोलनेस मोशन द सोयल और द विद द, ये 10 पार्टिकल से जुड़े हुए सारे, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस इज मेजरेबल क्वांटिटीज एट द हाइट ऑफ द, आपको बता था इसमें 120 किलोमीटर के ऊपर जो है कोई इसके अंदर कोई ना बदलाव है। इन द फॉलोइंग गैस इज ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन, ये इसमें आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें दिए अंडरस्टैंड बाय द एटमॉस्फेयर क्या है, एनवलप ऑफ द एयर सराउंडिंग द सरफेस, और इसमें एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सी गैसेज पाई जाती है, गैसेज के नाम ले सकते हैं आप 30 वर्ड्स का ही। बट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट में आपको पता है टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्लाउड है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वेदर के, ह्यूमिडिटी है, ये नाम जो है सारे जो है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आप जो तीनों जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे गैसेज है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, उनके बारे में आप जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। भाई गैसेज का क्या रोल है, डस्ट पार्टिकल का क्या रोल है, और वाटर वेपर्स का क्या रोल। वाई इज द ट्रोपोस्फियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लेयर्स। मैंने आपको बताया कि जो लाइफ के लिए वो ट्रोपोस्फियर बहुत है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो गैसेज हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, चाहे डस्ट पार्टिकल है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मोस्टली गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। हम भी वेदर और क्लाइमेट की घटना इसी के अंदर होती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से फिर ये थोड़ा विस्तार से डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द स्टेबल डायग्राम फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको डायग्राम दिखा था वो आपने उसको बनाना है और इसको लेबल करना है, डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर,
दस जी का पूरा दिखा देते हैं। ये है आपका, ये रहेगा इसके अंदर। इसमें कोई डाउट हो बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।